गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रंगाई और छपाई के द्वारा की जाने वाली परिसज्जाएँ। रंगों के प्रति मानव का जो लगाव है वो आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्र निर्माण का जो कार्य है हुआ है, उसी के साथ रंगों का भी काफ़ी विकास हुआ है। रंगों के प्रयोग से वस्त्रों का सौंदर्य, आकर्षण आदि बढ़ाया जाता है। वस्त्र निर्माण कला के जो आविष्कार हुआ उससे पहले भी मनुष्य अपने शरीर को सुसज्जित करने के लिए रंगों का प्रयोग करता आ रहा है। जैसे कि आज भी हाथों की उंगलियों में नेल पॉलिश, पैरों में मेहंदी, आलता, माथे पर सिंदूर, बिंदी, कलाई में रंग बिरंगी चूड़ियाँ आदि सब पहनी जाती हैं। रंगों का हमारे मनोभाव पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कुछ रंग गर्म होते हैं तो कुछ ठंडे प्रकृति के होते हैं। लाल, पीला, नारंगी गर्म रंग माने जाते हैं, जो कि खुशी, हर्ष, उल्लास और प्रसन्नता को दर्शाते हैं। शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ये रंग खुशियों के प्रतीक होते हैं। नीला, हरा, बैंगनी ये ठंडे रंग होते हैं, जो कि खुशहाली, शीतलता, शांति और संतोष के सूचक माने जाते हैं। श्वेत रंग पवित्रता का द्योतक होता है। काला रंग अवसाद का, दुख का, उदासी का, विद्रोह की भावना से जुड़ा हुआ होता है। हमारे भारतवर्ष में विवाहित स्त्रियों के लिए सफ़ेद और काले वस्त्र अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि इसे वैधव्य का सूचक मानते हैं। मजेंटा, फ्लैमिंग ऑरेंज, रॉयल ब्लू आदि भड़कीले रंग माने जाते हैं, जो आँखों में चकाचौंध उत्पन्न कर देते हैं। हर समय हर दिन नहीं पहने जा सकते। सैफ्रॉन रंग आत्म संयम और धर्मनिष्ठता का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में रंगों का सर्वाधिक महत्व होता है। मौसम के अनुरूप रंगों का चुनाव किया जाता है। सर्दियों के मौसम में गर्म रंगों का गर्माहट का आभास देने वाले गर्म रंगों का, ठंडेपन, शीतलता, संतोष का आभास देने वाले रंगों के परिधानों का चुनाव गर्मियों में किया जाता है। रंगों का संवेगों से भी काफ़ी लगाव होता है, जुड़ाव होता है। चटकीले और भड़कीले रंग बड़े सस्ते हाव भाव प्रदर्शित करता है। वहीं गंभीर रंग गंभीरता प्रदान करता है। गंदे रंगों से मन में अवसाद, डिप्रेशन उत्पन्न होता है। तीज त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, विशेष अवसर, शादी विवाह के समय, भोज आदि में हमें जो रंग प्रयोग किए जाते हैं उनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है, तो बड़े ध्यानपूर्वक उनका रंगों का संयोजन किया जाता है। प्राचीन समय में नील, मेहंदी, हर्ष श्रृंगार की पत्तियाँ, पलास के फूल आदि से रंग बनाए जाते थे। इनसे वस्त्रों की रंगाई, छपाई भी की जाती थी। रंगों के निर्माण में भारत का स्थान अत्यंत ही अग्रणी रहा है। रंगने की कला भारत से ही संपूर्ण विश्व में ले जाई गई थी। सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव के रंगों के प्रति बढ़ते प्रेम और अनुराग के कारण दो या दो से अधिक रंगों के मेल से कई रंग बनाए जाने लगे। इस प्रकार रंगों के निर्माण में निरंतर विकास होता रहा और अब सिर्फ रंगों के निर्माण में ही विकास नहीं हुआ है, बल्कि वस्त्र को कई प्रकार की रंगने और छपाई करने की कलाओं की भी खोज की जा चुकी है। विभिन्न रंगों से सुसज्जित वस्त्र न केवल वस्त्र को आकर्षक बनाते हैं, बल्कि मन को प्रसन्नता, खुशी और उल्लास से भर देते हैं, आँखों को सुख पहुँचाते हैं। कई रंग शीतलता और निर्मलता की भावना उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार रंग वस्त्रों को अक्षुण्ण सौंदर्य प्रदान करते हैं। यदि हम रंगों की बात करें तो रंग मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रंग और दूसरा संश्लेषित रंग। प्राकृतिक रंग प्रकृति में उपलब्ध साधनों से जो रंग हमें प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, उनकी पत्तियाँ, उनके फूल, उनकी कलियाँ, उनके फल, जीव जंतु, चींटियाँ,
खनिज लवण आदि। इनसे प्राप्त होने वाले रंग प्राकृतिक रंग कहलाते हैं। प्राकृतिक रंगों की प्राप्ति के आधार पर भी उन्हें कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे वानस्पतिक रंग, प्राणीज रंग और खनिज रंग। वानस्पतिक रंग जो होते हैं वो प्राचीन समय से पेड़ पौधों की जो छाल, टहनियाँ, पत्तियाँ, फल फूल आदि से प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम वानस्पतिक रंग कहते हैं। यानी वनस्पति से प्राप्त होने वाले रंग वानस्पतिक रंग। इनसे प्राप्त रंगों से ही वस्त्रों को प्राचीन काल से रंगा जा रहा है। हाथ पैरों को भी इन्हीं रंगों से रंग कर सुसज्जित किया जाता आ रहा है। आज भी कई रंगरेज जो होते हैं वो रंग प्राप्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों जैसे कि जामुन, कत्था, हल्दी, मेहंदी, केसर, पलास के फूल, हरश्रृंगार के फूल आदि का प्रयोग करते हैं। रंग प्राप्ति के लिए पलास, टेसू, केसर, हरश्रृंगार आदि के ताजे फूलों को तोड़कर पानी में पकाया जाता है। जब रंग तैयार हो जाता है तो वस्त्र को इसी रंग में रंग लिया जाता है। इस प्रकार से फलों से भी रंग प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि जामुन, अनार, बहेड़ा, हरड़, आंवला आदि। इनको कूट कर भिगो दिया जाता है और उसके पश्चात धीमी आंच पर पकाया जाता है। जब रंग निकलकर वस्त्रों को जब रंग पानी में अच्छे से घुल जाता है तो वस्त्रों को रंगा जाता है। उत्तर प्रदेश, कश्मीर, हिमाचल में अखरोट के छिलकों का उपयोग भी रंग निकालने में किया जाता है। मेहंदी के पत्तों का उपयोग हाथ, पैर और बालों को रंगने में किया जाता है। मेहंदी से बालों को रंगने का प्रचलन आजकल बहुत अधिक बढ़ चुका है। संश्लेषित रंगों के बढ़ते साइड इफ़ेक्ट को देखते हुए प्राकृतिक रंगों को वस्त्रों को रंगने के लिए अधिक जोर दिया जाने लगा है। नेक्स्ट है प्राणीज रंग, जैसे चींटियाँ, मछलियाँ, कीट, पतंगे आदि, ये इन सब से भी रंग प्राप्त किए जाते हैं। कॉकनिकल नामक कीट जो होता है वो गहरे लाल रंग कॉकनिकल नामक कीट से गहरा लाल रंग प्राप्त होता है। भूमध्य सागर में निकलने वाली कुछ विशेष प्रकार की मछलियों से बैंगनी रंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार कैक्टस नामक कीड़े से क्रिम्सन, स्कारलेट, ऑरेंज रंग प्राप्त किए जाते हैं। रंग प्राप्त करने के लिए कैक्टस कीड़े को एकत्रित करके गर्म भाप में डाल दिया जाता है, जिससे एक विशेष प्रकार का तरल द्रव निकलता है और इस तरल द्रव से क्रिम्सन, ऑरेंज और स्कारलेट रंग बनाए जाते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त रंग काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि रंग प्राप्त करने के लिए पहले उन्हें मारना पड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है उनकी प्रजाति के लुप्त होने का होता है, इसलिए भी कम मात्रा में उनका सॉरी प्राणीज रंगों के पश्चात आता है खनिज रंग, जो धातुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें धात्विक रंग भी कहा जाता है। हरा, पीला, नीला, भूरा, खाकी रंग खनिज पदार्थों से ही प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और लेड क्रोमेट, इनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पीला रंग प्राप्त होता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड को गलाने से पर्शियन ब्लू रंग निकलता है। इसी तरह जो खाकी रंग होता है उसे प्राप्त करने के लिए वस्त्र को लोह सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है। फेरस सल्फेट की मात्रा में कमी और अधिकता लाकर इसके विभिन्न शेड्स प्राप्त किए जाते हैं। इसे जैसे कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है मुख्य रूप से, जैसे कि फर्स्ट है रंजक और दूसरा है वर्णक। रंजक यानी डाइज जिन्हें हम कहते हैं, रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। रंगों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। जो जल में घुलनशील होते हैं और ताप और रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा वस्त्रों की रंगाई
की जाती है। डाइज में रेशों के साथ आत्मसात होने का अत्यंत ही अच्छा गुण होता है, जिसके कारण रंग वस्त्र की गहराई तक पहुंचकर बहुत अच्छे से चढ़ते हैं। परंतु सभी रंगों को सभी वर्ग के रेशों के साथ रंगने की क्षमता नहीं होती। रेशों के प्रकार और रंगों के प्रति उनकी सादृश्यता के अनुरूप ही वस्त्र रंगाई विधि का चयन किया जाता है, क्योंकि सभी रेशों में सभी रंगों के प्रति एक समान सादृश्यता नहीं होती है। अलग अलग रंजकों पर सूर्य के प्रकाश, धोने की विधि, धुलाई में प्रयुक्त की गई साबुन, प्रतिकर्मक पदार्थ आदि का अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। डाइज के बाद सेकंड था पिगमेंट यानी वर्णक, जो कि जल में अघुलनशील होते हैं। इनके जो कण होते हैं वो डाइज की अपेक्षा ज़्यादा कठोर होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, वस्त्र की गहराई तक न जाकर सतह पर ही चिपक जाते हैं। परंतु इन्हें सतह से चिपकाने के लिए सटाने वाला पदार्थ यानी फिक्सिंग एजेंट का भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों की भी सूर्य प्रकाश, हवा, धूप, धुलाई की विधि, प्रतिकर्मकों का प्रयोग आदि के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं होती हैं। वर्णक रंजकों की अपेक्षा सस्ते होते हैं और सरलतापूर्वक वस्त्रों को रंगने में काम आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि रंग दो प्रकार के दिखाए गए हैं, प्राकृतिक रंग और संश्लेषित रंग, जिसे आप ब्रॉड करके बहुत इजीली रीड कर सकते हैं। और उनके चार्ट मैंने इसमें शो किए हैं, जो उनके नेम्स, कलर्स के नेम और कहाँ से प्राप्त होते हैं वो सब उसमें बहुत इजीली आपको दिख रहा है। नेक्स्ट आता है संश्लेषित रंग। प्राकृतिक रंग के पश्चात सेकंड है संश्लेषित रंग। 17वीं शताब्दी तक प्राकृतिक रंगों से ही वस्त्र रंगे जाते थे। प्राकृतिक रंगों की प्राप्ति के लिए जीव जंतुओं को मारना पड़ता था, जिससे उनकी कई प्रजातियां नष्ट होने लगी थी और उसका भय भी बना रहता था। इतना नहीं, ढेर सारे जीव जंतु को मारने के उपरांत भी थोड़ी ही मात्रा में हमें रंग प्राप्त होता था। इस कारण रंग महंगे पड़ते थे। पेड़ पौधों से जो रंग प्राप्त किए जाते थे वे पूर्णतः पक्के नहीं होते थे, बार बार की धुलाई से फीके पड़ जाते थे। 1856 में संश्लेषित रंगों का आविष्कार किया गया, जिसका श्रेय विलियम हेनरी परकिन को जाता है। जब वे अपनी प्रयोगशाला में एनालिन से क्विनिन तैयार करने में व्यस्त थे, तब अचानक से संश्लेषित रंग प्राप्त हुआ था उन्हें। मौलिक रूप से संश्लेषित रंग कोलतार से निर्मित होता है और विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप तैयार किया जाता है। संश्लेषित रंग विविध रंगों और शेड्स में उपलब्ध होते हैं। प्राकृतिक रंगों की अपेक्षा सस्ते होते हैं और इनका उपयोग सरल और सफलतापूर्वक किया जा सकता है। वस्त्र की रंगाई और छपाई में इनका प्रयोग अधिक होता है। वस्त्र को रंगीन, आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए निरंतर प्रयोग आते रहते हैं और नित्य नए रंग, शेड्स, नमूने, डिज़ाइंस और रंगने की विधि का आविष्कार होता रहता है। संश्लेषित रंगों की यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अम्लीय रंग, सेकंड है क्षारीय रंग और थर्ड है उदासीन रंग। अम्लीय रंग अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कार्बनिक अम्लों के सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के लवण होते हैं। जल में घुलनशील होते हैं। वानस्पतिक रेशों जैसे कि कपास, लिनन, जूट आदि को रंगने में उपयुक्त नहीं माने जाते। ऊन और रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनमें सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड घुला रहता है। ये अम्ल सेलुलोज रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं और इनके रेशे जब इनके संपर्क में आते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। ऊनी, रेशमी, एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर के वस्त्रों को रंगने के लिए अम्लीय रंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है।
रेशमी वस्त्रों की अपेक्षा ऊनी वस्त्रों पर अम्लीय रंग ज़्यादा सुंदर तरीके से चढ़ते हैं। अम्लीय रंग सस्ते होते हैं, पक्के होते हैं, परंतु बार बार की धुलाई से फीके पड़ जाते हैं। अम्लीय रंगों से रंगने वस्त्र को रंगने की जो विधि है, उसमें रंगने वाले वस्त्र को पहले सादे पानी में भिगोकर 5 से 10 मिनट तक रखा जाता है। उसके पश्चात गर्म पानी में आवश्यकता अनुसार अम्लीय रंगों को घोला जाता है और इसी घोल में अल्प मात्रा में सोडियम सल्फाइड को अच्छे प्रकार से घोलकर मिला दिया जाता है ताकि रंग और सोडियम सल्फाइड एक साथ हो जाएं। अब सादे पानी में से वस्त्र को निचोड़कर वस्त्र को तैयार रंग के घोल में 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। वस्त्र को रंग में से निकालकर सल्फ्यूरिक एसिड के तनु घोल में 25 से 30 मिनट तक रखते हैं, जिसके पश्चात साफ पानी से धोकर वस्त्र को सुखा लिया जाता है। रेशमी वस्त्रों को रंगने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि 1 से 3% साइट्रिक एसिड के घोल में 10 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है, जिससे वस्त्र में चमक आ जाती है और साफ जल से उसके पश्चात उसे साफ जल से धोकर सुखा लिया जाता है। अम्लीय रंगों का प्रयोग करते समय कभी भी क्षार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रंग उदासीन हो जाते हैं और किसी भी काम का नहीं रहता है वह और रंग व्यर्थ हो जाता है। नेक्स्ट है क्षारीय रंग। सभी संश्लेषित रेशों में से क्षारीय रंगों का ही सबसे पहले आविष्कार हुआ था। संश्लेषित रंगों में सबसे पहले क्षारीय रंगों का ही आविष्कार हुआ था। क्षारीय प्रकृति के होते हैं, मौलिक रूप से कार्बनिक अम्ल के लवण होते हैं। इनसे सेलुलोज और प्राणीज दोनों ही प्रकार के रेशों से बड़े वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सेलुलोज निर्मित वस्त्रों पर रंग पक्का करने के लिए अम्लीय मॉर्डेंट का प्रयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर चमक लाने के लिए 1 से 3% स्टीयरिक एसिड के गुनगुने घोल में कुछ समय के लिए डाला जाता है। इससे रंग पक्का चढ़ता है और काफ़ी चमक आ जाती है उसमें और आकर्षक लगता है। क्षारीय रंगों से वस्त्र को रंगने के लिए सर्वप्रथम हल्के गर्म पानी में टैनिक एसिड के तनु घोल को मिलाकर रखा जाता है। उस घोल में 5 से 10 मिनट तक वस्त्र को भिगोया जाता है। तनु टैनिक एसिड में वस्त्र को भिगोने की जो प्रक्रिया होती है उसे मॉडरेटिंग यानी बंधक कहते हैं। टैनिक एसिड रंग और वस्त्रों के बीच बंधक का कार्य करता है, रंग को वस्त्र से चिपकाकर रखता है। बंधक के कारण रंग पक्का हो जाता है और वस्त्र की चमक बढ़ जाती है। वस्त्र को रंगने के लिए क्षारीय रंग को पानी में घोला जाता है। इस घोल में बंधक बने वस्त्रों को निचोड़कर 15 से 20 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। इसके पश्चात वस्त्र को रंग के घोल में निकालकर तनु एसिटिक अम्ल के घोल में डुबोकर 25 से 30 मिनट तक रखा जाता है। इसके पश्चात साफ पानी से धोकर छाया में सुखा लिया जाता है। नेक्स्ट है उदासीन रंग। उदासीन रंग सेलुलोज वर्ग के रेशे जैसे कि कपास, लिनन, जूट, रेयॉन आदि इनसे बने वस्त्रों को रंगने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। रंगाई विधि के आधार पर उदासीन रंगों को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 4 प्रकार के होते हैं जैसे कि प्रत्यक्ष रंग, वैट रंग, सल्फर रंग और विकसित रंग। ये सारा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सारे चार्ट्स।
आप एक एक चार्ट्स को ब्रॉड करके बहुत इजीली आप उसको रीड कर सकते हैं। मैंने जितने भी टाइप्स के टाइप्स ऑफ कलर्स बता रही हूँ मैं आपको, चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे संश्लेषित हों, और उनके अंदर भी जो टाइप्स आ रहे हैं उन सब के मैंने सेपरेट चार्ट्स आपके स्क्रीन पे शो कर रखे हैं, जिसे आप आसानी से ब्रॉड करके रीड कर सकते हो। तो जो उदासीन रंग होते हैं वो मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष रंग, सेकंड है वेट रंग, थर्ड है सल्फर रंग और लास्ट है विकसित रंग। फर्स्ट है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रंग को लवण रंग यानी सॉल्ट डाइज भी कहा जाता है। सूती, लिनन, रेयॉन, जूट आदि वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रंग चटक और तीव्र होते हैं, वस्त्र पर पूरी तरह से चढ़ जाते हैं परंतु पक्के नहीं होते हैं। बार बार की धुलाई के पश्चात फीके पड़ जाते हैं। रंगों को पक्का करने के लिए रंग के घोल में थोड़ा सा सोडा ऐश नमक मिलाया जाता है, जिससे कि रंग पक्का हो जाता है। रंग को और अधिक पक्का करने के लिए वस्त्र पर पोटेशियम बाइक्रोमेट और फॉर्मेल्डिहाइड की अतिरिक्त परिसज्जाएं दी जाती हैं। नेफ्थॉल रसायनों के प्रयोग से क्षारीय रंग को प्रकाश, धूप और धुलाई के प्रति पक्का बनाया जाता है। प्रत्यक्ष रंग सस्ते होते हैं, सरलता से चढ़ जाते हैं, परंतु इन रंगों में अत्यधिक चमक नहीं होती है। सेकंड है वेट रंग। वेट रंग सेलुलोज से निर्मित वस्त्रों को रंगने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। पक्के चढ़ते हैं। वेट रंगों से कृत्रिम रेशों से बने वस्त्र भी रंगे जा सकते हैं, परंतु इनके लिए मॉडरेंट यानी बंधक की आवश्यकता होती है। बंधक रेशों में अच्छी प्रकार से चिपक जाते हैं और रंग को वस्त्रों से बांध कर चिपका कर रखते हैं। ये रंग प्रकाश, पसीना, ब्लीच, धुलाई, ड्राई क्लीन आदि के प्रति अप्रभावी होते हैं। वेट रंगों का आविष्कार 1879 में हुआ था। ये रंग सबसे पक्के, सस्ते, टिकाऊ होते हैं। बार बार की धुलाई और धूप के संपर्क में आने के बाद भी नहीं फीके पड़ते, इसलिए ये ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होते हैं। इंडिगो सबसे पहला और प्रसिद्ध वेट रंग है। सबसे ज़्यादा टिकाऊ और पक्का रंग है, जो बार बार की धुलाई और धूप से पूर्णतः अप्रभावित रहता है। मुख्यतः यदि बात करें तो वेट रंग 3 वर्ग के होते हैं। वेट रंग के 3 वर्ग होते हैं। फर्स्ट हो गया इंडिगो, सेकंड हो गया एंथ्राक्विनॉइड और थर्ड हो गया सल्फर। ये 3 वर्ग में बांटे गए हैं वेट रंग। एंथ्राक्विनॉइड और सल्फर रंग सूती, लिनन, जूट, रेयॉन आदि सेलुलोजिक रेशों पर सरलता से चढ़ते हैं। इनके लिए इनमें वर्णक भी रहते हैं। इंडिगो का उपयोग ऊनी वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता है। वेट रंग पर शेड्स आसानी से नहीं बनाए जाते, क्योंकि सूखने के पश्चात ये रंग विभिन्न रंगों के शेड्स लिए बन जाते हैं, इसलिए इनके अधिक शेड्स उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है सल्फर रंग। सल्फर की उपस्थिति के कारण इन्हें सल्फर रंग कहते हैं। पानी में घुलनशील होते हैं। घोलने के लिए क्षारीय अवकारक प्रतिकर्मक यानी रिड्यूसिंग एजेंट का प्रयोग किया जाता है। रंग रेशों के भीतर तक प्रवेश कर जाते हैं। सूती, लिनन, रेयॉन, जूट आदि के रेशों से बने वस्त्रों को रंगने के लिए अत्यंत उपयुक्त होते हैं। धुलाई के प्रति पक्के होते हैं, परंतु ब्लीच और अत्यधिक प्रकाश के संपर्क में आकर फीके पड़ जाते हैं। सल्फर रंग महंगे होते हैं। नेक्स्ट है विकसित रंग। कपास, लिनन, रेयॉन, जूट के वस्त्रों को रंगने के लिए विकसित रंगों का अच्छा माना गया है। विशिष्ट रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा इन रंगों को बनाया जाता है।
रंगने के पश्चात कई प्रक्रियाएं की जाती हैं जिससे रंग पक्का चढ़ जाता है। रंग महंगे होते हैं क्योंकि रंग को पक्का बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं को बार बार दोहराना पड़ता है। सभी प्रकार के रंगों के अतिरिक्त भी जो अभी तक हमने रंग पढ़े हैं, जैसे प्राकृतिक रंग, संश्लेषित रंग, उनमें भी हमने कई प्रकार पढ़े हैं, है अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, वैट रंग। इन सब के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रकार होते हैं रंगों के, जैसे कि फर्स्ट है नेफ्थॉल या एजोइक रंग, सेकंड है मॉर्डेंट और थर्ड है डिस्पर्स। नेफ्थॉल रंग वानस्पतिक रेशों से बने वस्त्रों की रंगाई और छपाई करने के काम आते हैं। सूती वस्त्रों को रंगने के लिए पहले उसे बीटा नेफ्थॉल और कास्टिक सोडा के घोल में डुबोया जाता है। उसके पश्चात वस्त्र को क्षारीय रंगों से रंगा जाता है जिससे रंग पक्के चढ़ते हैं। धुलाई, प्रकाश, पसीना, ब्लीच आदि का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है। हरे और नीले रंगों के पॉलिस्टर के वस्त्रों पर भी ये रंग चढ़ाए जाते हैं, परंतु लाल, बैंगनी रंग पर नेफ्थॉल रंग नहीं चढ़ता। नायलॉन और एसीटेट के वस्त्रों के लिए एजोइक रंग का प्रयोग किया जाता है। एजोइक रंग विभिन्न शेड्स में उपलब्ध होते हैं और इनका ज़्यादातर उपयोग डिस्चार्ज प्रिंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्डेंट रंग, जो कि कोलतार से प्राप्त किया जाता है। धातुओं के रंग, इसका उपयोग धातुओं के रंग बंधक के रूप में किया जाता है। ये रंग रेशों के भीतर गहराई तक पहुंचकर वस्त्रों को रंग देते हैं, पक्के और गहरे होते हैं। मॉर्डेंट रंगों को क्रोमियम लवण के साथ घोलने से रंग अच्छा पक्का चढ़ता है। धात्विक लवण के रूप में लोहा, एल्यूमिनियम, टिन आदि का प्रयोग किया जाता है। ऊनी और सिल्क के वस्त्रों पर बंधक रंग पक्के और सुंदर तरीके से चढ़ते हैं। सूती और लिनन के वस्त्रों पर इसका ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दिखाई देता। सूती वस्त्रों पर ये रंग सरलता से उड़ जाते हैं। बंधक रंगों से विविध रंग तैयार किए जाते हैं, जैसे कि तांबे से नीला रंग, एल्यूमिनियम और टिन से बैंगनी रंग, क्रोमियम और लोहा से काला रंग, एल्जरीन से टर्की लाल रंग आदि। धात्विक लवणों की मात्रा को घटा बढ़ाकर हम विभिन्न शेड्स के रंग प्राप्त कर सकते हैं। रंग के पक्केपन की जांच पराबैंगनी किरणों यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस से की जाती है। नेक्स्ट है डिस्पर्स रंग। फैलने वाले यानी डिस्पर्स रंग को एसीटेट रंग भी कहा जाता है। सर्वप्रथम डिस्पर्स रंग का प्रयोग एसीटेट वस्त्रों को ही रंगने में किया गया था। इसका उपयोग आजकल सभी प्रकार के कृत्रिम रेशों को रंगने के लिए किया जाने लगा है। फैलने वाले रंग अति सूक्ष्म डिस्पर्स रंग जो होते हैं वो अति सूक्ष्म कण होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, घुलने के पश्चात जल में प्रसारित हो जाते हैं। जब वस्त्रों को इनमें रंगा जाता है तो रंग रेशों के भीतर तक पहुंचकर फैल जाते हैं। सूखने के पश्चात जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। रंग रेशों के बीच में उड़कर अपना रंग रेशों के बीच में ठहर कर अपना स्थान बना लेता है और रंग पक्के हो जाते हैं। पसीना, ब्लीच, धुलाई, धूप इन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार जितने भी प्रकार के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट आधारों पर डिफरेंट प्रकार के रंगों का डिवाइडेशन किया गया है। अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं जिनका अलग अलग आवश्यकताओं और रेशों की प्रकृति के अनुरूप चयन किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इन्हीं रंगों के द्वारा वस्त्र पर परिसज्जाएं किस प्रकार की जाती हैं।